इसके पहले आपने एक चैप्टर सीखा था जिसमें से हम आपको सिखाए थे कि अवयवों का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, है ना। अवयवों का व्युत्क्रम निकालना हम लोग पीछे सीख चुके हैं और अवयवों के व्युत्क्रम निकालने के बाद अब हम लोगों को आगे इसी क्रम में क्या सीखना है कि जो सारणिक और अवयव होंगे उनका अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग क्या करेंगे, सारणिक और अवयव को मिला करके हम लोग यहाँ पर कोई 2 या 3 अज्ञात राशियों के बीच जो रैखिक समीकरण होता है उसका हल और रैखिक समीकरणों के निकाय की संगतता की जांच करेंगे। किससे? सारणिक और अवयव के अनुप्रयोग के द्वारा उसके संगतता की जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे? देखिए, कोई निकाय क्या होगा, संगत निकाय कहलाता है। संगत निकाय तब कहलाता है यदि हल एक या एक से अधिक हो और उसका अस्तित्व, तो उसके बोलते हैं का अस्तित्व है। अगर उसका हल एक या एक से अधिक है तो उसका अस्तित्व होता है और निकाय संगत कहलाता है। असंगत निकाय क्या कहलाता है? अगर निकाय असंगत कहलाता है यदि इसके किसी भी कोई भी हल का अस्तित्व नहीं होता या कोई हल नहीं होता है तो निकाय क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। ठीक, अब समझते हैं हम लोग। यहाँ पर असंगत और असंगत या असंगत अभी हम आगे आपको समझा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है देखिएगा। अब हम लोग अवयव का व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के हल का निकाय ढूंढने जाएंगे। रैखिक समीकरण कैसे हो सकते हैं? या दो चर के समीकरण हो सकते हैं, 3 चर के समीकरण हो सकते हैं। ऐसे समीकरण होते हैं तो हम लोग 3 चर के समीकरण का बनाते हैं, उसी तरह से 2 चर का भी होगा, है ना। तो समीकरण में जैसे मान लिया जाए एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 दिया है। ठीक, उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 दिया है और a3x b3y c3z बराबर d3 दिया है। तो होता क्या है कि इनका हम लोग एक अवयव लिखते हैं। किसका? गुणांकों का एक अवयव लिखते हैं। क्या? a1 a2 a3 b1 b2 b3। इन समीकरण को अगर xyz के टर्म में हल करना है ऐसे लिखेंगे c1 c2 c3। ठीक, अब इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ये जो गुणांकों का एक अवयव हमने बनाया, इन गुणांकों के अवयव में हम लोग इसको मान लेते हैं a। ठीक, और जो चर मान है उनके x y z का एक अवयव मान लेते हैं x, और जो चर गुणांकों से अचर वैल्यू प्राप्त होती है इन गुणांकों के बाद उनको अवयव मान लेते हैं b, d1 d2 d3। ऐसा अवयव मान लें। तो हम इसी समीकरण को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस समीकरण को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए ax इक्वल टू b कर दें, अर्थात a का x से मल्टीप्लाई कर दें तो b के बराबर कर दें, हमें ये सारे समीकरण के संबंध प्राप्त हो जाए। तो ax इक्वल टू b मिले। अब उसी तरह से हो सकता है कि हमारा जो अवयव है वो 2x2 का हो। क्या? a1x प्लस b1y प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग a अवयव को इस प्रकार लिखेंगे a1 a2 b1 b2 और x को लिखेंगे xy और c को क्या लिखेंगे c1 c2 या b को लिखेंगे c1 c2 और हम लोग एक फार्मूला उपयोग करेंगे ax इक्वल टू b, तो ये समीकरण प्राप्त हो जाए। तो 2x2 का भी हो सकता है, मतलब 3 चर के भी हो सकते हैं या 2 चर के भी हो सकते हैं। तो 3 चर का है या 2 चर का आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब बात आती है इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हल ज्ञात स्थिति एक स्थिति हो चुकी। अब ax इक्वल टू b अगर हम लोग करते हैं तो हमें ये फाइंड आउट मिल जाएगा, ये तो समझ में आ गया। तो इसका हल हम लोग ढूंढते हैं। कैसे हल ढूंढते हैं देखिएगा। पहला कंडीशन ये है कि हल ढूंढने के लिए स्थिति फर्स्ट देखते हैं। स्थिति फर्स्ट में ax इक्वल टू b अगर दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दें। a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b होगा, है ना। और a इनवर्स को I बोलते हैं इक्वल टू a इनवर्स b। दरअसल इस समीकरण को हम क्यों पढ़ा रहे हैं? I x को हम लोग x बोलेंगे और a इनवर्स b। बात को समझते हैं।
ए और बी जो वैल्यू है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का गुणा करा लेंगे और चर वैल्यू जो एक्स वाई जेड एक पक्ष में होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू के गुणा होने से चर जो एक्स वाई जेड के रूप में होगा उसकी वैल्यू तुलना करके हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो ये चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम लोग क्या, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसे बोलते हैं निकाय। अगर ऐसा है तब, कब ऐसा है, कब ऐसा होता है, केस फर्स्ट ये कहता है, केस फर्स्ट यही कहता है कि यदि ए व्युत्क्रमणीय हो, व्युत्क्रमणीय हो अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या, 0, तब इसको हम लोग ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो निकाय का हल हम लोग ए इस तरह से x इक्वल टू ए इनवर्स बी से निकालेंगे। और यदि दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है ए अव्युत्क्रमणीय, ए क्या, जो ए अवयव है वो अव्युत्क्रमणीय। और अव्युत्क्रमणीय क्यों होता है, अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, किसी भी अवयव का सारणिक मान अगर 0 होता है तो क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय होता है। तो अगर ये अव्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसके दो कंडीशंस चेक करते हैं हम लोग, चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 या ऐसे कहें इक्वल टू 0 तो बोलते हैं निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा। अगर यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन ये है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है तो निकाय का या तो अनंत हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए नॉट डॉट बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो या तो इसके अनंत हल होंगे या तो कोई हल नहीं होगा। आगे चल करके कई प्रश्नों में निकाय का संगत है या असंगत, तो संगत तब होता है जब ए इनवर्स अस्तित्व में हो, असंगत तब होता है तब जब ए व्युत्क्रमणीय अस्तित्व में नहीं हो, तब निकाय जो होता असंगत हो जाता है। और असंगत होने पर एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 होने पर अनंत हल होते हैं या कोई हल नहीं होता है। और अगर ऐसा है एडजॉइंट ए 0 है तो डायरेक्टली इसे निकाय असंगत है, इसका कोई हल नहीं। तो हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। जैसा कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रश्न है क्या, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 3x प्लस y 2y इक्वल टू 7, इसको क्या करना, हल करना, निकाय को आव्यूह विधि से हल करना। वैसे तो डायरेक्टली हल कर सकते हैं लेकिन आव्यूह विधि से कैसे हल करेंगे, तो हम इसका एक आव्यूह लिखेंगे ए क्या आव्यूह होगा 2 3 5 2 और x एक आव्यूह लिखेंगे क्या 2x2 का x y और b एक आव्यूह लिखेंगे क्या 1 और 7। ठीक, चूंकि x इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए इनवर्स बी, तो हमें चेक करना, बी तो पता है, ए इनवर्स नहीं पता है, ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो 2 3 जिससे हम चेक कर पाए कि संगत है या असंगत है, तो 2 3 ये 2 दूना 4 और 5 3 15, तो हल करेंगे तो ये -11, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। एक चीज और हम लोग सीखे थे कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये पढ़े थे। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 का बहुत ईजी होता है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है किसी भी 2x2 का अवयव का, हम लोग पढ़े इन दोनों को परस्पर बदल दीजिए और इनका चिन्ह बदल दीजिए। तो दोनों को बदलेंगे तो 2 ही 2 है वही रहेगा, और इनका चिन्ह बदल दीजिए तो -3 और -5 लिख दीजिए। एडजॉइंट ए आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग लिखे ही हैं, तो हम लोगों को यहाँ क्या मिलेगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/-1/11 2 -3 -5 और ये मिल जाए। और हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या, ये फार्मूला पढ़े हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स की वैल्यू
कितना दे रहा, -1/11 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे -2/11 और माइनस माइनस से +3/11 और वहां माइनस 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 से +5/11 और यहाँ पर -2/11 है ना, -5/11 -2/11 ऐसा लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू तो हम लोग लिख चुके हैं A इनवर्स B के रूप में। अब यहाँ पर हमें पता है कि B की वैल्यू जो है, B की वैल्यू 1 और 7। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/11 और -7 25 35/11 है ना, -35/11। यहाँ करेंगे 3/11 और -7 दूना 14/11। अब इसको हम लोग जोड़ लेते है ना, जोड़ और घटा लेते हैं। जोड़ेंगे घटाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता है, x बराबर x और y ऐसे लिखते हैं। यहाँ जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -33/11। 33/11 का मतलब ये हुआ, और यहाँ मिलेगा -11/11। 33/11 का मतलब 3/3 सॉरी 33/11 का मतलब 3 और -11/11 का मतलब माइनस है ना। और यहाँ पर x और y यहाँ दे रखा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -। इस समीकरण का इस तरह से निकाय का हल होगा, है ना। आगे देखते हैं। अब ये जो वैल्यू है 3x3 की है ना, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। चैप्टर लास्ट चैप्टर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं 3 और क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 9 10 इतना सॉल्व कर लें। 11 12 13 14 और 15 ये क्या है, इस टोटल के टोटल 3x3 के हैं, तो हम उनको बताएंगे। लेकिन 2x2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी मैंने जो मेथड बताया उसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन मैं एक और इसी मेथड से बता दे रहा हूँ। क्या दे रखा है, 5x और +2y। तो मैंने कहा सबसे पहला एक आप व्यू लिख लीजिए, क्या 5 3 2 और 2 है ना, ऐसा लिख लीजिए। अब x की वैल्यू लिख लीजिए, क्या x और y लिख लीजिए। b की वैल्यू लिख लीजिए, क्या 3 और 5 है ना। हम लोग जानते हैं सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 2 2 है ना। सॉल्व करेंगे तो ये 10 10 -6 तो 4 आएगा। इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व है, लिखेंगे ठीक। तो अगर a इनवर्स का अस्तित्व है x = a इनवर्स b लेंगे, लेकिन a इनवर्स पता नहीं, तो a इनवर्स निकालने के लिए हम आपको बताएं 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a, और एडजॉइंट a भी मैंने अभी बताया है कि कैसे लिखेंगे। डिटर्मिनेंट a आपने कैलकुलेट कर रखा है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 4 है, और एडजॉइंट a मैंने बताया इन दोनों को आपस में बदल दीजिए, क्या 2 और यहाँ 5 इनका चिन्ह बदल दीजिए, -3 -2 लिख दीजिए, है ना। अब ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, a इनवर्स 1/4 का गुणा कराएंगे 1/2, यहाँ गुणा होगा तो -1/2 -3/4 और यहाँ पर 5/4 है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको क्या करें, b से मल्टीप्लाई करते हैं। b से देखिएगा, क्यों b से, क्योंकि हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो a इनवर्स x इक्वल a इनवर्स की वैल्यू 1/2 -1/2 -3/4 5/4 है ना। और इसका मल्टीप्लाई हम लोग किससे करना, 3 और 5 से, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 5, 3 और 5 ये किसका है, 2x1 का अवयव, ये 2x2 का, 2x1 का, तो हमें अवयव किसका मिलेगा, 2x1 का ही मिलेगा, क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा 2x1 का अवयव मिल जाएगा। 2x1 का अवयव क्या मिलेगा, यहाँ x की वैल्यू xy है ना, 2x2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3/2
और मल्टीप्लाई -5/2, -3 त्रिका 9/4 और 5 25 प्लस 25/4, है ना। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। ये देखिए 3 जब इसमें 5 में से जाएगा तो -2/2 मिलेगा, और यहाँ 25 में से 16 ही बचेगा, 9 जाएगा तो 25 16/4, है ना। तो यहाँ कितना मिला -1, और यहाँ कितना मिला 4, और ये किसके बराबर है, x और y के। तो बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं बराबर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितना रख देंगे 4, है ना। बहुत सिंपल है, आपको अवयव विधि से किसी समीकरण को हल कर। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3x3 का अवयव बनाना, और 3x3 का अवयव बना करके हमें इस समीकरण को हल करना, अर्थात x y z का क्या करना, मान कर ज्ञात करना हमें अवयव विधि से। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि A इनवर्स बराबर होता है क्या, 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, है ना। इस फार्मूले का उपयोग करना, और साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम लोग पढ़े AX = B, या दिस इम्प्लाइड दैट X = A इनवर्स B, जिस A इनवर्स के नाते हमें A इनवर्स कैलकुलेट करना होगा। तो A क्या होता है कि जो गुणांकों से X के गुणांक 3 2 4, Y के गुणांक -2 1 -3, और Z के गुणांक 3 -1 2, है ना। उसी तरह से आगे जो है यहां पर हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। x में क्या क्या रखा है, चर वैल्यू x है, y है, z है। a b c भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, x y z भी ले सकते हैं। उसके बाद b जो है, b की जगह पर ये जो किसके इक्वल कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 8 1 और 4, है ना, इतना दे रखा। अब यहां हम लोग इस क्वेश्चन में a इनवर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। ए इनवर्स के लिए हमें जरूरत होता है इसके सहखंडज की A11, या सबसे पहला काम ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। क्या, 3 2 4 -2 1 -3 3 3 -1 2, है ना। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, क्या करें आगे देखिएगा। किसी भी पंक्ति अथवा कॉलम के सापेक्ष इसका विस्तार कर दें, ठीक। तो हम R1 के सापेक्ष विस्तार करें, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दें। तो R1 के सापेक्ष विस्तार में क्या होगा, यहां पर 3 का जो उपसारिक होगा वो 1 -3 -1 और 2, और -2 का उपसारिक जब निकालेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा, और इसका उपसारिक 2 4 1 और -3, और 3 का उपसारिक जब हम लोग निकालेंगे, सॉरी -2 का निकालना, तो -2 का कितना होगा, 2 4 -1 और 2। 3 का उपसारिक जब निकालेंगे तो +3 यहाँ लेंगे ही लेंगे, और इसका 2 4 1 और -3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जो 2x2 डिटर्मिनेंट उनके विकर्णों का आपस में गुणा करा दें। तो 3 2 1 कम 2, और यहाँ 3 1 कम 3, प्लस में आएगा तो माइनस तो लेते ही हैं, 2 -3, और यहाँ +2 लें, यहाँ 2 दूना 4 और 4 1 कम 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा 8, क्योंकि +4 ये बन जाएगा, और ये 4 +3 3 दूना 6 -6 और 3 1 कम 3, तो -6 और -3 -9 होगा, -6 और -3 कितना होगा -9। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ -3 हमको मिलेगा, और यहाँ पर 8 दूना 16, है ना। यहाँ मिल गया हम लोग को 8 दूना 16 और 9 त्रिक 27 -27, 27 3 कितना हो जाएगा 30। अगर 27 में 3 9 त्रिक 27, और यहाँ पर -3 जो है इसमें जोड़ेंगे तो -30, और 27 में से 27 -27 और 30, और तो यहाँ लिख दें -30 और +16, तो हम लोगों को मिलेगा ये वैल्यू कितना -14, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो उपसारिक लिख रहे थे किसका, 3 का, तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ जो है 4 है, तो 4 लेंगे तो यहाँ हम लोगों को मिल क्या रहा होगा 4
2 3 6, 6 4 10, -10 लेंगे तो ये -30 हो जाएगा। -30 अगर इसको लेते हैं और इसको 3, 30 3 33, है ना, तो -33 मिलेगा और +16, -33 और +16 कितना हो जाएगा, -17। अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइडेड दैट हमको ये समझ में आया कि यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो अब ए इनवर्स हम लोग फाइंड आउट ही कर लें। कैसे फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स, देखते हैं। ए की वैल्यू दे रखा है तो हम लोगों को आवश्यकता है A11 की, A12 की और A13 की, साथ साथ ए यहाँ से देखते हैं A1 का खत्म 21, A22 चाहिए और A23 और A31, A32 और A33, है ना, ये सखंडज चाहिए। सखंडज कैसे निकालें, हम लोगों को पता, सबसे पहला काम इनका चिन्ह ले लें, है ना, तो ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह ले लेंगे। A11 क्या मिल रहा है, A11 हम लोगों को मिलेगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, है ना, 3 और 2 अगर देखेंगे 2 एकम 2 3 एकम 3, तो 2 है और यहां से जैसे 2 और -3 मिला ना, तो 2 -3 तो -1 मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, -1। उसी तरह से 2 का हम लोगों को कितना मिला था, 2 दूना 4 और 4 एकम 4, 4 4 8, -8 हो जाएगा। और इसका क्या मिला था, 3 दूना 6 और 4 एकम 4, 6 4 10, तो क्या मिला था, -10। ठीक, यहां देखते हैं दो A21 क्या होगा, A21 अगर देखेंगे 2 दूना 4, -4, 3 त्रिक का 9, -9 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 9 -4, 9 -4 अगर करेंगे तो 5 मिलेगा। उसी तरह से A22 अगर ले लें, 3 दूना 6, 4 3 12, तो 6 में से 12 जाएगा तो कितना, -6 मिलेगा, 2 3 6 और 4 3 12, तो -6 मिलेगा। और A23 अगर देखें, A23 अगर देखेंगे तो 3 त्रिक का 9, -9 और 4 दूनी 8 प्लस 8, 3 त्रिक का 9 -9 और 4 दूनी 8 में +8 हो जाएगा, तो -9 + 8 -1 देगा। A31 देखते हैं, ये देखिए 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 - 3 = -1 मिलेगा, है ना। और A32 देखते हैं तो -3 और -6, -9 हो जाएगा यहाँ, -9 और यहाँ पर 3 एकम 3, 2 दूना 4, 3 4 3 7, तो हम लोगों को यहाँ एडजॉइंट ए जब लिखना होगा, एडजॉइंट ए, तो जो पंक्ति का अवयव कॉलम में लिख देंगे, -1 -8 -10 और यहाँ -5 -6 -1, है ना, तो यहाँ पर -1 +9 और +7, इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक, चिन्ह हम लोग अगर छोड़ते हैं किसी क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चंस का एक भी चिन्ह अगर इधर उधर होगा तो जो क्वेश्चंस का आंसर है वो गलत हो जाएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे। कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय चिन्ह और गुणा आप बहुत ध्यान से करें ताकि उसमें से कोई गलती न हो। ठीक, आगे देखते हैं। एडजॉइंट हम लोगों को ए पता चल गया, तो अब हम लोगों को ए इनवर्स मिल जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 -8 -10 -5 -6 +1 -1 9 और 7,
है ना, ये क्वेश्चन होगा। अब हम लोग यहाँ जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी जगह पर वैल्यू कितना निकाले हैं, -17। तो ये टोटल ए इनवर्स हमें पता चल गया। आगे देखते हैं, हम लोग x इक्वल टू पढ़े ए इनवर्स बी। तो x को बोलते हैं एक्स वाई जेड, ये का व्यू है 1x1 का। और ए इनवर्स अभी हम लोग निकाले हैं कितना, -1/17, -1, -8, -10, -5, -6, +1, -1, 9 और 0। बी की वैल्यू दे रखा है कितना, बी की वैल्यू अभी आपने यहाँ निकाला था 8, 1 और 4। तो हम लोग यहाँ 8, 1 और 4 रखेंगे। बी की वैल्यू यहाँ 8, 1 और 4। अब इनका आपस में हम लोग गुणा करा, हम लोग को पता है कि ये जो अवयव है वो किसका है, 3x3 का है और ये 3x1 का। तो गुणा तब बस संभव है जब ये आपस में बराबर हो। और जो अगला अवयव मिलेगा जिसमें 3 पंक्ति और 1 कॉलम मिलेंगे, तो देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ। तो -1/17, -8, -5, -4, ठीक। इसका गुणा कर -64, मतलब 64, 8 8 64, 6 कम 6, 9 चौक 36, 10 8 80, +1, 7 चौक 28, है ना, कितना हो गया। अब हम लोग क्या करें, इसको जोड़ डालें, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -1/17, है ना। जोड़ेंगे तो 8 5 13 4 17, -17, 64 है ना, 64 6 70 और 70 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 34, -34। यहाँ देखिए 80 में से 29 घटा दीजिए तो -51 मिलेगा, ठीक। ये क्या रहा, x y z के बराबर। अब इसका प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करा दीजिए, गुणा कराएंगे तो माइनस से +1, +2, +3, 17 जब इसमें 1/17 गुणा कराएंगे तो 1, 2 और 3 मिले, x y z, है ना। तो हम लोगों को क्या मिला, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर कितना, 3। ये क्या हो गया, x y z की क्या हो गई, वैल्यू हो गई, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, ठीक। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आगे भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा 3 संख्याओं का योग 6, तो कह रहा 3 संख्याएं मान लें x + y + z = 6। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा कराएं, तीसरी संख्या से 3 में से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है, दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। अर्थात अगर इसको दुगुना घटा देंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और अवयव से संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोगों ने शर्त को पूरा कर दिया। तो जहां कोई भी x या y नहीं दिखता उसका कोफिशिएंट हम लोग 0 समझते हैं, ताकि अवयव लिखने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो यहाँ जो a अवयव बनेगा आपका किसका बनेगा, 1 0 1 1 1 और यहाँ -2। z का यहाँ क्या है, पहले यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है ना। b की वैल्यू क्या होगी, 6 11 0 और x जो होगा तो क्या होगा, x y z, है ना। x जो है x y z। इसके आगे हम लोग क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट मान निकालें, किसका, a का डिटर्मिनेंट मान निकाल लेते हैं। a का जो डिटर्मिनेंट मान है 1 0, ये 0 है, 1 0 1 1 1 -2 1 3 1। इसका डिटर्मिनेंट मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, C1 के सापेक्ष विस्तार कर दें,
अगर C1 के सापेक्ष विस्तार कर दें तो यहां आएगा क्या, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर 1 का जो सार्डिक है 1 - 2, 3 का 1, 3 1, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, प्लस लें 0 या -0 लें, और प्लस 1 का सार्डिक जो मिलेगा 1 1 1 3 मिलेगा, है ना। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 और प्लस 1 मिलेगा, यहाँ गुणा कराएंगे 2 3 6 प्लस 6 1 प्लस 6, और यहाँ प्लस 3 1 कम 3 माइनस 1 1 कम 1, है ना। तो ये 6 1 7 और यहाँ 2 9, अर्थात डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स का अस्तित्व है ना, अस्तित्व 1 1 A1 2 A1 3, है ना। और किसकी आवश्यकता है, A2 1 A2 2 A2 3 और A3 1 A3 2 और A3 3। सखंडक लिखने से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो सकता है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लेंगे, ठीक। अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट, अब इस आव्यूह, ये जो आव्यूह दिया है इससे A11 A21 A31 A12 A22 A32 ये सब निकालते हैं, ठीक। तो A11 निकालेंगे अगर तो हम लोगों को कितना मिला, 1 माइनस 6, 1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा तो 7 मिलेगा, है ना। यहाँ हम लोगों को वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7, ठीक। और यहां से A12 निकालेंगे तो एक यही ये 0, यहां से देखिएगा ये 1 का निकालेंगे 0 और 3, तो -0 -3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा +3, ठीक। -3 मिलेगा, यहां से देखिए माइनस ये 0 हो जाएगा, -3 होगा, ठीक। अब 1 1 का यहां से निकालते हैं तो 0 -1, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरह से 0 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। और अगर 1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में निकालें, 3 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो -2 -1 तो -3 होगा, माइनस से +3 हो जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ माइनस से +3 हो जाएगा, 2 3 हो गया। यहाँ लिखेंगे 3 1 का 3 - 1 तो ये 2 हो जाएगा, 3 - 1 लिखेंगे कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पर 3 2 देखेंगे अगर तो 3 - 0 तो माइनस है -3, और यहाँ 1 का अगर लिखेंगे तो 1 - 0 कितना मिलेगा, 1। तो हम लोगों को एडजॉइंट ए जब लिखेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ए इक्वल कितना होगा, एडजॉइंट ए इक्वल होगा 7 3 -1 3 0 -3 0 3 2 -3 और 1, किसकी वैल्यू हो जाएगी, एडजॉइंट ए की। अब हम लोग रखेंगे, पढ़े हैं इसके पहले, x इक्वल टू हाँ सॉरी यहाँ से A इनवर्स निकालें तो डिटर्मिनेंट से भाग देंगे तो 1/9 7 3 -1 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक रखेंगे। अब x इक्वल टू पढ़े A इनवर्स B, इसमें रख दें A इनवर्स की वैल्यू 1/9 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1। B की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, B की वैल्यू है 6 11 और 0, 6 11 और 0, तो B की वैल्यू यहाँ रखेंगे 6 11 और 0, x की वैल्यू x y z, है ना।
गुणा करा दें 1/9, यहाँ देखिएगा 7 छक 42, 11 तिया 33, 2 जरा में 0, 3 छत्रिक 18, 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गए, और यहाँ -6, 11 तिया 33 और 0 मल्टीप्लाइड करें। अब यहाँ जोड़ डालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जोड़ेंगे 42 7 42 है, 42 में से 33 जाएगा तो बचेगा कितना 9, और यहाँ 18, और यहाँ पर 33 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा +27, ठीक, 1/9 XYZ है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, x, यहाँ 1 2 सभी पदों में 1/9 से गुणा कराएंगे, 1 2 3 XYZ है ना। x की वैल्यू हम लोग को 1 मिल जाएगा, y की वैल्यू 2 मिल जाएगा, और z की वैल्यू क्या मिल जाएगी। तो इस तरह से कोई अगर 3 अचर राशियों का निकाय का समीकरण का हल निकालना हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर लें, जैसा कि चैप्टर्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये 2x2 का भी मैंने बताया आपको, इसको लगा लेंगे, और ये 3x3 का चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा 7वां तो 2x2 का है, 8वां भी, 9वां 10वां 11वां 3x3 का है, और उसी तरह से लगाएंगे 12 भी, फिर 13, फिर 14, फिर 15 भी उसी तरह से 3x3 का। 16 नंबर क्वेश्चंस में हम आपको बना के दे रहे हैं। करा 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य इतना है ना। तो प्याज, गेहूं और चावल का मूल्य 60 रुपया का। तो प्याज का प्रति केजी लिख लेते हैं, प्रति किग्रा मूल्य अगर हम देखें, मान ली इसका x है, इसका y है, इसको मान ली z है। तो जो पहले केस में करा, केस फर्स्ट 6 केजी है तो 4 केजी है तो 4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर कितना 60 लेंगे, ठीक। केस सेकेंड में क्या करा, केस सेकेंड में ये लेंगे कि 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू कितना 90 रुपया, 90 ले लेंगे 90 रुपया। और केस थर्ड में क्या करा, 6 केजी तो 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर कितना 70, मतलब 70 रुपये। अब इन्हीं तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि से प्रत्येक का मूल्य केजी में ज्ञात कीजिए। आव्यूह विधि से निकालने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मैंने बताया इसका एक आव्यूह लिखिए a, फिर b लिखिए, फिर x लिखिए, उसका a इनवर्स फाइंड आउट करिए, अगर अस्तित्व है तो आगे बढ़ाइए, क्वेश्चंस के निकाय के हल मिलेंगे, XYZ का मान निकालेंगे।